हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 24 ऑफ जनवरी 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन 2025 इवनिंग शिफ्ट का पेपर। आज का केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही इजी था। मतलब कई लोगों को ये भी लग सकता है कि बहुत इजी नहीं, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था वैसे। लेकिन आपकी पढ़ाई अगर सही सही से हो गई है, अगर हुई है, तो आपको ज़रूर क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कर सकते थे। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, टाइम ना गवाते हुए। When ethane 1,2 diamine, that is ethylene diamine, ethane 1,2 diamine is a ethylene diamine which is a bidentate ligand actually, is progressively added to aqueous solution of nickel to chloride. प्रोग्रेसिवली एक्वियस सोल्यूशन ऑफ निकिल टू क्लोराइड। अब एक्वियस सोल्यूशन ऑफ निकिल टू क्लोराइड क्या होगा? ये होगा निकिल, निकिल के साथ हो गया एक्वियस मतलब H2O 6 टाइम्स होगा, और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड यहाँ पे बाहर में आ जाएगा क्लोराइड। द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज ऑब्जर्व विल बी। अब इसमें इथिलीन डायमाइन प्रोग्रेसिवली ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है। जब सबसे पहला हम इथिलीन डायमाइन इसमें डालेंगे तो इथिलीन डायमाइन बायोडेंटेड लिगैंड है, ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर जो कि मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो एक बायोडेंटेड लिगैंड जब हम डालेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे सेट हुआ पहले वाले जो लिगैंड हो, वो दो लिगैंड हमें कम करने पड़ेंगे मोनोडेंटेड। तो यहाँ पे H2O 4 टाइम्स हो जाएगा, और H2O 4 टाइम होने के बाद में यहाँ पे इथिलीन डायमाइन आ जाएगा, एक Cl2 एज इट इज़ रहेगा। अब दूसरी बार फिर से हम इथिलीन डायमाइन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na, H2O हो जाएगी 2 टाइम्स, और इथिलीन डायमाइन हो जाएगा 2 टाइम्स, और Cl2 एज इट इज़ बचेगा। अब तीसरी बार जब हम यहाँ पे इथिलीन डायमाइन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा निकेल ब्रैकेट में En थ्राइस, H2O तो सब निकल जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा Cl2। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप 3 जो बाइडेंटिटी लिगैंड है इथिलीन डायमाइन के वो ऐड कर सकते हो। जब सबसे पहला जो कंपाउंड है आपका एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ निकिल टू क्लोराइड का, ये कंपाउंड होता है ग्रीन कलर का, इसका कलर होता है ग्रीन। अब जब बाद में इसमें आप एक इथिलीन डायमंड डाल देते हो तो इसका कलर बन जाता है पेल ब्लू कलर बन जाता है, पेल ब्लू। बाद में जो कलर बनता है वो ब्लू बन जाता है, बाद में ब्लू कलर आ जाएगा, और सबसे आखिर में जो कलर बनता है वो वायलेट कलर बनता है, वायलेट 3 का। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला ग्रीन, दूसरा दूसरा वाला पेल ब्लू, तीसरा ब्लू, और चौथा वायलेट। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन तो ईजी था एकदम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज दैट फेवर T2G3 एंड EG1 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सी हियर, हमें पता है कि T2G में एक्चुअली 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये होता है T2G, यहाँ पे होता है EG में होते 2, यहाँ पे होते 3। अब उन्होंने बताया है कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये तो है अनपेड। अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन है। अब इसमें सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोई पेयरिंग नहीं है। अब पेयरिंग ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब आपके पास वीक फील्ड लिगैंड होंगे। इफ़ वीक फील्ड लिगैंड्स होंगे तभी आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड होंगे तभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली हमें पता है क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इसको एक नाम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसे भी कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी गई है, सल्फर है प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, SO3 बन रहा है, उसका एंथैल्पी भी दिया है +2x किलो जूल। SO2 गैस है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, 1 मिनट यहाँ पे 1 मिसिंग है, बैलेंस मिसिंग है, ये भी ले देगा आपको SO3 गैसेस। अब आपको करना क्या है? आपको इन दोनों रिएक्शन का यूज़ करना है। ये वाली फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये वाली हमारी सेकेंड रिएक्शन हो गई। इन दोनों का यूज़ करके आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। नीचे वाली सल्फर से ऑक्सीजन को रिएक्शन करोगे आप, SO2 गैस मिल जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे हमें सल्फर चाहिए लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट में सल्फर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट वाले को करेंगे प्लस। हम करेंगे प्लस
इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए SO2। अब SO2 कहाँ पे, SO2 हमारे पास गिवन इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन में, लेकिन हमें चाहिए SO2 राइट हैंड साइड में। यहाँ पे SO2 राइट हैंड साइड में, हमें ये मिला है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर साइड और डायरेक्शन अलग अलग है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली हमें इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करना माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमें प्लस करना है, इक्वेशन सेकंड को हमें माइनस करना है। अब फाइनल रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन फर्स्ट की जो एनर्जी है वो इस तरह से, एनर्जी फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप ऐसे कैसे एज इट इज़ कर लो, H1 में से 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 1 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, डेल्टा H, ये पूरा इस इक्वेशन। तो यहाँ पे एनर्जी प्लस है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दोनों भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है। तो इक्वेशन 1 और 2 जब दोनों सॉल्व करोगे आप, तो दोनों सॉल्व करने पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये तो इक्वेशन बाकी तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। ये देखो यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, तो माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस SO3 है, ये माइनस SO3 कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे 3/2 O2 और माइनस हाफ O2 मिल के ये हो गया, O2 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे सल्फर आ गया ऊपर से, SO2 माइनस में, तो माइनस में वाला SO2 राइट हैंड साइड में आ गया, पूरा इक्वेशन बन गया। पूरा इक्वेशन बनने के बाद में यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ पे एनर्जी कितनी बाहर निकल रही है, 2x निकल रही है, बाहर निकल रही है। रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में प्लस है, इसका मतलब बाहर निकल रही है, बाहर निकल साइन माइनस है, और y की साइन हमें यहाँ पे माइनस कर दी, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे y एनर्जी माइनस हो रही है। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका -2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई, ये एक्चुअली डी आंसर है हमारा, y -2x ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्लस माइनस कहीं भी शिफ्ट कर दिया कोई दिक्कत नहीं, इसमें बॉड मास काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ SN और द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन, ये इक्वेशंस दिए गए हैं। अब देखो 4 एलिमेंट है हमारे पास, इसकी अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लीड की होती है जनरली 7, लीड की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, 1 मिनट, अगले क्वेश्चन पे नहीं, रिवर्स जाना है। लीड की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 715, SN की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 708, जर्मेनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट 761 और सिलिकॉन की होती है 786। अब हमें बताया गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लीड इज ग्रेटर देन SN की 708 है, लीड की 715 है, तो लीड की ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो S1 तो करेक्ट है। दूसरी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी G इज ग्रेटर देन SI, अब G की कितनी है 761 और SI की कितनी है 786, जो कि SI की ज़्यादा है G की कम है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें मिल गया ऑप्शन B, ठीक है। ये चारों एलिमेंट्स है, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, इससे बिलोंग करते हैं। उसकी पूरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन था, ग्रुप 14 P ब्लॉक में एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एनिलीन दिया गया है, अब एनिलीन को हमें करना है पैराब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट। हमें पता है एनिलीन के ऊपर हम अगर डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करते तो ब्रोमिनेशन करने के बाद हमको डाई सब्स्टिट्यूटेड के मिक्सचर मिल जाएंगे, तो इसलिए हमको NH2 ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असाइलेशन रिएक्शन करते हैं, NH2 ग्रुप की असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन करने के लिए हम असाइल क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, CH3COCl, या फिर अनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब असाइल क्लोराइड वाला ऑप्शन यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता है, चेक करके देख लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे NH2 में से एक H निकल जाएगा Cl के साथ, -HCl होगा यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा COCH3। अब इसके ऊपर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, Fe और यहाँ पे ब्रोमीन। अब ब्रोमिनेशन करोगे तो यहाँ पे आपको पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये NH COCH3 और ये पैरा सब्स्टिट्यूट Br।
अब हमें जो हमने प्रोटेक्शन किया था ग्रुप को उसको निकाल लेना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओरिजिनल NH2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, और हमें एक बाई प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CH3COOH करके बाई प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर C आंसर है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आप इसको मोल कंसेप्ट से भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसे मतलब इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला के क्वेश्चन GOCB में भी होते हैं। तो इफ ए कंपाउंड कंटेन 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हम सबसे पहले इसके लिए तो हमें टेबल बनाता, हम हमेशा टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट का मास, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास, यहाँ पे हम मोल्स निकालेंगे उसके, यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मोलार रेशो निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोलार रेशो। अब एलिमेंट हमारे पास 3 है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज आपको दिया है 54.2, नाइट्रोजन का दिया है 9.2। तो ये 0.2 हो गए, तो इसका मतलब कोई तो 0.6 होगा। अब इन दोनों को 54 और 9 दोनों को अगर मिलाते हैं हम तो ये हो जाता है 63। अब 63.4 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा 36.6 मास ऑक्सीजन का। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। मोल्स निकालने के लिए हम मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो 54.2 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाता है लगभग 4.52। 9.2 को अगर हम फर्स्ट 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.2, और हम 36.6 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो ये आ जाएगा लगभग 2.3 के आसपास। इसका सिंपल रेशो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.1 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो सब वैल्यू को, तो यहाँ पे आज आपको आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये जो है ये एलिमेंट, इसका मतलब कार्बन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 4 टाइम्स और 1 टाइम ऑक्सीजन है। तो देयरफॉर हमारा इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पे बन जाता है, इंपेरिकल फार्मूला ये बन जाएगा यहाँ पे C2H4O। लेकिन उन्होंने आपको इंपेरिकल फार्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर मास दिया है, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लो, इंपेरिकल फार्मूला मास ये निकाल लो। 2 कार्बन मतलब 24 हो गए, हाइड्रोजन के 4 28 हो गए, और ऑक्सीजन के 16, तो 28 और 16 ये हो गया 44 ग्राम। ये इंपेरिकल फार्मूला मास है। और हमें पता है n मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हमें निकालना है तो हमारा फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास उन्होंने दिया है 132, इंपेरिकल फार्मूला है 44। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब ये आंसर के बेसिस पे हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें ये भी पता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला n टाइम्स। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या है, C2H4O ये हो गया 3 टाइम्स, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला होगा C6H12O3, C6H12O3 ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया ये वाला। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब देखो मैच द कॉलम दिया गया है, बेंडिंग मोमेंट भी दिया गया है। अब देखो यहाँ पे पहला कॉलम में आपको स्पेसिस दी गई 4 स्पेसिस, दूसरे कॉलम में मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का हमें फार्मूला पता है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 है तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 0 है तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 है तो ये 5 हो जाएंगे 5.92, ये यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे। अब हमें पता है स्कैंडियम के अंदर, स्कैंडियम जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है नॉर्मल 4s2 3d1 होता है। तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d0। अब 3d0 है यहाँ पर, तो 3d0 होने की वजह से आपको आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये मैच हो जाएगा एक्चुअली Q से।
तो ए का आंसर क्यू होना चाहिए, तो ए का आंसर क्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ए को हम क्यू से कनेक्ट कर देंगे। ओके, कनेक्ट कर दिया। अब Ti2+ की अगर बात करें तो Ti2+ के इसमें 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ज्वाइन कर देंगे पी को। अब बी का आंसर पी होना चाहिए, तो बी का आंसर पी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलो, कुछ भी फाइनल नहीं है। अब V2+, वैनेडियम 2+, वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3 4s2। अब 2+ चार्ज है तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब बचा कितना, उसमें 3D3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका बेंडिंग मोमेंट जो बोहर मैग्नेटॉन जो होगा वो 3.87 होगा। मतलब सी का आंसर यस होना चाहिए। सी का आंसर यस यहाँ पे है, सी ऑप्शन में। बचा Mn2+, उसको भी चेक कर लेते। Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन इसमें 27 एटॉमिक नंबर होगा तो इसका 3D, वो 3D 5 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 5.92 आएगा। तो डी का आंसर आएगा आर, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन H2+ I2। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों H2 और I2 क्या है, रिएक्टेंट है। हमें पता है रिएक्टेंट हमेशा कम होता है, और ट्वाइस HI ये प्रोडक्ट है, तो ये HI प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। द अबव इक्वेशन स्टार्टेड एट A मोल्स ऑफ H2, B मोल्स ऑफ I2। इसका मतलब दोनों के मोल सेम नहीं है। इन अ क्लोज कंटेनर एट अ सर्टेन टेम्परेचर टिल द इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो ये वाला ग्राफ जो है ये H2 का ग्राफ है। H2 ये यहाँ पे I2 और यहाँ पे HI, ठीक है। तो हमें बताया गया H2 I2 के मोल्स अलग है, H2 के और I2 के इनिशियल मोल्स अलग अलग है। ये दोनों एक्चुअली H2 तो बराबर कम हो रहा है, I2 यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है दिखाई दे रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो नहीं चलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट हमें डिक्रीज़ होने वाले चाहिए। तो H2 और I2 डिक्रीज़ होना चाहिए, H2 और I2 डिक्रीज़ होने वाले चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला सेकेंड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ में क्या हो रहा है, H2 A मोल से जो कि डिक्रीज़ हो रहा है, I2 B मोल से जो भी डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे ये जो दिया है HI शुरू में ज़ीरो था, प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो ही होता है और बाद में ये फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा बी ऑप्शन वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ है हमारे इक्वेशन के लिए। बी ऑप्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट है जो एक्चुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यही सिंपल सा फाइनल आंसर है आपका। इक्वेशन नंबर 9 में आपको कुछ नाइट्रोजनस बेसिस दी गई है, और इन नाइट्रोजन बेसिस को आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे N है, एक्चुअली NH है नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, एक मिनट, H नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो हमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी चाहिए सिंपल सी, कि व्हाट इज़ एक्चुअली ये थायमिन क्या होता है, थायमिन और यूरासिल। तो हमें थायमिन के बारे में एक चीज़ पता है, ये 5' मिथाइलेटेड, ये 5 मिथाइलेटेड यूरासिल होता है। यूरासिल और थायमिन के स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं। अब इसमें आपको ढूंढने 2 सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 सिमिलर स्ट्रक्चर ढूंढने जिनके अंदर सिर्फ CH3 का डिफरेंस होगा 5th पोजीशन पे। अब पोजीशन भी हमें समझने जानी चाहिए। ये होता है फर्स्ट पोजीशन, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ये होता है फिफ्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th पोजीशन। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर को क्लोजली को रिलेट करो। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 नहीं है 5 पोजीशन को। तो इसका मतलब ये हमारा थायमिन है। तो थायमिन, ये वाला हमारा थायमिन हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ CH3 नहीं, बाकी सब है, तो ये हो गया हमारा यूरासिल। ये तो क्लियर है। अब बचे 2 बेस आपके पास, एडेनाइन और साइटोसिन। अब बात ये याद रखना हमेशा कि जो एडेनाइन होता है, एडेनाइन जो होगा वो डबल एडेनाइन ये जो वो डबल साइक्लिक, बाईसाइक्लिक होगा। वो क्या होगा, बाईसाइक्लिक होगा। ये बाईसाइक्लिक है,
और बाईसाइक्लिक चारों कंपाउंड में सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है एडेनाइन, और ग्वानिन भी होता है लेकिन ग्वानिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो बचा एक ही। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ये वाला कंपाउंड होगा यहाँ पे साइटोसिन। तो हमारी पेयर हमें लगानी है। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट थाइमिन, थाइमिन है सेकंड पोजीशन पे, ए का सेकंड आएगा, ए का सेकंड आएगा, ए का सेकंड बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, बी में भी है, सी में भी है। अब एडेनाइन, एडेनाइन कहाँ पे, एडेनाइन का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है अभी भी। चलो तीसरा चेक करते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन हमारा कौन सा है, सी है, ये सी का आंसर कौन सा है, फोर्थ है, सी का आंसर फोर्थ है, तो ये यहाँ पे मैच हो गया। और डी का आंसर थर्ड है, ये यहाँ पे मैच हो गया यूरासिल, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए आपको, आपको दोनों स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O3 इज ग्रेटर देन O2। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है O3 का, ये ग्रेटर होता है O2 से ऑब्वियसली, क्योंकि O2 के अंदर बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो ओजोन की हम बात करें तो ओजोन में एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा, एक के ऊपर माइनस होगा, दोनों रेजोनेंस में होंगे, ये दोनों बॉन्ड रेजोनेंस में। तो इसकी बॉन्ड ये एक्चुअली डबल बॉन्ड से थोड़े कम है लेकिन सिंगल बॉन्ड से थोड़े ज़्यादा है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर की केस में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O3, तो इसमें टोटल बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालनी है तो टोटल स्ट्रक्चर कितना देख लो, टोटल ऑक्सीजन है तीन ऑक्सीजन में दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, तो ये हो गया 1.5, 3 बॉन्ड से टोटल दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर हम ऑक्सीजन की अगर कंसिडर करते हैं O2 की, तो सीधी बात है कि हमें दो बॉन्ड ऑर्डर दिखाई दे रही है, तो इनका कहना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O3 इज ग्रेटर देन O2, ये तो करेक्ट है। दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन O3 इज 1.5, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन O2 इज 2, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, कुछ जगह पे ये स्ट्रक्चर दिया है, कुछ जगह पे दो डबल बॉन्ड दिए गए हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। तो चलो जो है हमारे सामने अभी स्क्रीन पे जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो sp और हमें sp2 कार्बन ढूंढना है, sp जिसको 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब ये साइनाइड का जो कार्बन है ये वाला sp है क्योंकि इसको 2 पाई बॉन्ड्स है। ये वाला कार्बन यहाँ पे ये भी sp है, ये वाला यहाँ पे ये sp है, यहाँ पे sp कार्बन है दोनों के दोनों। अब यहाँ पे बात करें हम तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन हमारा है sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ही पाई बॉन्ड, ये वाला भी sp2 है, और कार्बोनिल कार्बन भी sp2 ही होता है। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर ये वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा 3 and 3। अब साइनाइड का तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, कंफर्म है। ट्रिपल बॉन्ड के भी sp होते हैं, अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होंगे तो ये स्ट्रक्चर बदल भी सकता है, इसका आंसर भी बदल सकता है। यहाँ पे sp2 के 3 है और sp के 3 स्ट्रक्चर 3 कार्बन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिस सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एक्स इज गिवन। आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड 600 दी गई है, थर्ड वाली 2000, फोर्थ वाली 22,000 एंड फिफ्थ वाली 26। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो थर्ड से फिफ्थ तक कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, और फर्स्ट से सेकंड तक भी कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। वैसे तो हमें पता ही है कि हाइयर द आयनाइजेशन एनर्जी, अब ठीक है, मोर द इलेक्ट्रॉन यू विल विड्रॉ, हायर विल द आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सडनली जंप हुआ है, 600 से एकदम से जंप ले लिया है 2000 पे। इसका मतलब यहाँ पे ये जो I3 है, I3 के केस में बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, मोस्ट स्टेबल, जिसके वजह से यहाँ पे एंथैल्पी 600 किलो जूल से डायरेक्टली 2000 किलो जूल तक जंप कर गई। अब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकता है? मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक तो हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या तो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या तो ये ज़ीरो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ज़ीरो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हो सकता है नोबेल का, ये भी हो सकता है नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचने की बात है, देखो अब कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप में से दो इलेक्ट्रॉन, पहले तो दोनों निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है।
अब आप ग्रुप नंबर 3 की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब 14 की बात करोगे तो 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लोगे 14 ग्रुप में, जितने इलेक्ट्रॉन्स में होते, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर भी नहीं बनेगा, 2 बचेंगे। ग्रुप सेकेंड इज माइट बी योर आंसर, ग्रुप सेकेंड आंसर है आपका, क्योंकि ग्रुप सेकेंड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो S1 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सेकेंड निकालोगे तो S2 बन जाएगा, S0 बन जाएगा, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप सेकेंड का नोबेल गैस का बन जाएगा। ग्रुप सेकेंड के केस में आपको नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा एट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, एंड देयरफॉर योर आंसर इज ग्रुप नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, in a Carius method of estimation of halogen, 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.16 ग्राम ऑफ AgBr। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मास दिया गया आपको, हमें पता है अकॉर्डिंग टू कैरियस मेथड क्या करना है। अकॉर्डिंग टू कैरियस मेथड, ओके, कैरियस मेथड से हमें परसेंट Br निकालना है, हेलोजन निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, एटॉमिक मास ऑफ Br, एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं है, मास ऑफ Br इन अ कंपाउंड है। यहाँ पे मोलार मास ऑफ कंपाउंड जिसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि AgBr है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ AgBr जो कि फॉर्म हुआ होगा सैंपल से, अपॉन मास ऑफ सैंपल जो भी आपने लिया था प्रैक्टिकल के लिए, एनालिसिस के लिए, उसका मास, और होल मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो हम डाल दें, एटॉमिक मास ऑफ Br कितना है 80 है, मोलर मास ऑफ AgBr 80 + 108 दैट इज 188, मास ऑफ AgBr जहाँ पे फॉर्म हो रहा है गिव 0.16 AgBr, ये है 0.25 कंपाउंड का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर कैंसिलेशन करते हैं तो ये 0.25 है, यहाँ पे 0.25 है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 400। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 400 हो गया। अब इसको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ये सारे नंबर से पूरा कैलकुलेशन कर दोगे, तो ये कैलकुलेशन आपका फाइनली आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आता है ये 1280 होल डिवाइडेड बाय 47, इसको 0.25 से इसके मल्टीप्लाई, एक्चुअली ये नहीं किया होता तो इसका ये आंसर आ जाता, विच इज इक्वल टू 27.23, जो कि राउंडिंग आप हम अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर का 27, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, अ हाइड्रोकार्बन X which has a molar mass 80 ग्राम that contain 90% कार्बन। अब टोटल मास 80 ग्राम है, मास ऑफ कंपाउंड जो दिया गया है 80 ग्राम। अब परसेंट कार्बन कितना है, परसेंट कार्बन आप बोलोगे तो मास ऑफ कार्बन कैसे निकालना है हमें, मास ऑफ कार्बन, तो ये बात सिंपल ध्यान में रखो कि आउट ऑफ 100 परसेंटेज है ना, आउट ऑफ 100 90 ग्राम तो कार्बन है, 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम कंपाउंड में अगर आप कंसीडर करोगे तो 90 ग्राम क्या मिलता है आपको, ये मिलता है कार्बन। तो हमें निकालना है 80 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितना होगा। अब ग्राम कंपाउंड वाला यूनिट तो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कट हो गया, ये ज़ीरो कट हो गया, ये वाला ज़ीरो कट, ये वाला ज़ीरो कट, तो फाइनल आंसर यहाँ पे जो आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया 9 8 72 ग्राम, ये मास आ गया कार्बन का। अब कार्बन का मोल्स कितने मिल गए आपको, देयरफॉर मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ कार्बन ये होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, कि एटॉमिक मास भी ले सकते हैं। यहाँ पे कार्बन इंडिविजुअल है तो एटॉमिक मास लेंगे, उसका 12 एटॉमिक मास है तो यहाँ पे 6 मोल मिल जाएंगे आपको। वैसे आपको मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेना है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन ये भी निकालना है, वैसे निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकालो चलेगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है आपको तो 100 ग्राम जब आप कंपाउंड लोगे तो इसमें हाइड्रोजन का जो मास होगा वो होगा 10 ग्राम, जो कि 10%, 90% कार्बन है तो बचा हुआ 10% हाइड्रोजन है, तो आपको 80 ग्राम कंपाउंड में से निकालना है। वैसे ये नहीं भी करते तो चल जाता, क्योंकि हमारे पास 72 ग्राम तो मास आ गया कार्बन का, टोटल मास था 80 ग्राम, 80 ग्राम में से 70 ग्राम अगर 72 ग्राम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका सीधा सीधा मास आ जाएगा 8 ग्राम, जो कि हाइड्रोजन का होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये भी सॉल्व वैसे भी कर लेंगे हम,
ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 ग्राम। अब 8 ग्राम माने मोल्स, इसका मतलब 8 ग्राम माने 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर फार्मूला क्या बन जाएगा? अब हम फार्मूला की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने थे 6 और हाइड्रोजन हमारे पास बन गए 8। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितनी है? हमें एक बेसिक फार्मूला पता होता है CnH2n+2, ये वाला फार्मूला हमें पता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा एक्चुअली फार्मूला होना चाहिए था C6H14। यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आपको निकालना है, साइट ऑफ अनसैचुरेशन भी। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 2 करोगे। हाइड्रोजन कितने डेफिशिएंट है? यहाँ पे 14 होने चाहिए, है 8, तो 6 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी फाइनल आंसर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। मतलब पूरे कंपाउंड में या तो 3 डबल बॉन्ड होंगे, या तो 3 डबल बॉन्ड होंगे, या तो एक डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। टोटल 3 पाई बॉन्ड जरूर होंगे इसमें। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक रिंग होगी, दो पाई बॉन्ड, इसका मतलब रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, सॉरी आवाज़ थोड़ा गसा खराब है मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। लेट K1, K2 एंड K3 बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो आपको कुछ, यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया है आपको, उसके अंदर K1, K3 और डिवाइडेड बाय K2 दिया गया है। देन फाइंड दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अब हमें K का फॉर्मूला तो पता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है K इज इक्वल टू A इंटू E⁻⁸ अब ये तीनों के तीनों फैक्टर कंबाइन होने की वजह से सब कैंसिल हो जाएंगे। इस तीनों को अगर आप कंसिडर करोगे तो कंसिडर करने के लिए आपको EA टोटल निकालना पड़ेगा। अब EA टोटल कैसे निकालोगे? अब EA टोटल अगर आपको निकालना है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, आपको स्क्वायर रूट होने की वजह से आपको 1/2 करना है स्क्वायर रूट के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये EA1 इन प्लस EA3 आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस आपको करना है EA2। ये पूरा इक्वेशन में वैल्यू डालने के बाद, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू डालो सिंपल सी, ये आ जाएगा 1/2। EA1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? EA1 की वैल्यू है 10, EA2 की वैल्यू है 30 और EA3 की वैल्यू है 60, जो कि आपको माइनस करना है। अब इन सभी को आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आंसर क्या मिलेगा? एक मिनट है, EA3 की वैल्यू 60 है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने EA2 की वैल्यू उल्टा डाल दी थोड़ी। चलो यहाँ पे EA1 तो बराबर 10 डाल दिया, EA3 हमारी 60 वैल्यू थी और ये वैल्यू हमारी 30 थी, तो 70 माइनस 30 40 हो गए, 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 20 हो गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर है एक्चुअली, 20 आंसर आ जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन सर यही समझ में नहीं आया ये फार्मूला आया कैसे? देखो सिंपल सा फार्मूला है, K का फार्मूला क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। चलो इसको बाहर ये क्लोज कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, एक मिनट, हमारे पास फार्मूला होता है K के लिए A × E⁻⁸ ये फार्मूला है। तो हमें टोटल का निकालना है, तो ये पूरा हम लिखेंगे इसके लिए टोटल, ये टोटल निकालना है हमें। तो टोटल निकालने ये फार्मूला कैसे होगा, ये कैसे, स्क्वायर रूट में, इसको स्क्वायर रूट में डाल दूंगा। स्क्वायर रूट डालने के बाद में यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा A, ठीक है, इंटू ये वाली टर्म तो आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर भी आपको रखना है तो रख भी सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा A, सिंपल सा इसकी वैल्यू A इंटू E⁻⁸ इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे A इंटू E⁻⁸ अब आप इंटू कर दो, ये अपॉन कर दो, A इंटू E⁻⁸ ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये ए, एक ए और ये वाला ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, ये कैंसिल होने वाला है। अब इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, ये सारा जो पैरामीटर है ये सारा पैरामीटर के अंदर आप चेक करेंगे। ई रेस टू पावर हम ऊपर लेके जाएंगे, ई रेस टू पावर को यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद ई रेस टू पावर। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद इससे इक्वेशन में वैल्यू डालोगे, वैल्यू डालने के बाद उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 20 आ रहा है, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 5 फिनिल पेंट 4 EN2OL। देखो अभी पेंट मतलब 5 कार्बन है यहाँ पे, ये 5 कार्बन हो गए। अब 2 नंबर पे OH है, OL है, ये 2, ये 3, ये 4 नंबर पे क्या है, पेंट 4 को E नहीं लगा है, 4 को क्या लगा है, E नहीं लगा है। और 5th नंबर पे फिनिल लगा है, तो यहाँ पे फिनिल रिंग है, ये हम PH लिख देंगे, फिनिल रिंग। तो आपको पूछा यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर्स कितने हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन कायरल है। अब अगर कायरल कार्बन यहाँ पे है तो इसका मतलब 2 बनेंगे, एक R बनेगा और दूसरा S बनेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। सेम क्वेश्चन हमारा मेरे ख्याल से फर्स्ट डे 22 जनवरी के दिन सेम इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है, जियोमेट्रिकल आइसोमर में यहाँ पे एक बनेगा सिस, यहाँ पे बनेगा एक ट्रांस, ये दोनों जियोमेट्रिक आइसोमर है, जियोमेट्रिक। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2 + 2 = 4 आइसोमर बनेंगे इसके स्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है। 17 आपको मैच करना है, कुछ रिएक्शन दी गई है, उनके रिएजेंट दी गई है, उनको मैच करना है। तो पहला वाला इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन के लिए हमें तो सिंपल सा पता है CrO2Cl2। अब ए का आंसर 4 कहाँ पे है, ए का आंसर 4 एक ही जगह पे है। अब इस ये मिल गया तो आपको आंसर मिल गया लगभग, देखते ही फिर भी। गटरमन कोच रिएक्शन का आंसर 3rd आएगा, COHCl अनहाइड्रस AlCl3, बी का 3rd, ये यहाँ पे मैच हो गया। अब रोजनमूड रिडक्शन हमें पता है एसिडिल क्लोराइड पे होती है और इसमें PDBSO4 यूज़ होता है, जो कि लिंडलार्स कैटलिस्ट का भी कंपोनेंट होता है जनरली। यहाँ पे 3 करेक्ट है। स्टीफन रिएक्शन SnCl2 HCl, ये भी करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारे लिए इन ऑल। चलो इजी वाला था ऑर्गेनिक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें AgCN रिएजेंट दिया गया है, तो हमें पता है कि कभी भी सिल्वर के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल होता है तो उसका अटैक हमेशा नाइट्रोजन के थ्रू होगा। तो ये CN, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है ये NC इस तरह से न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड ये अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमेशा एलिफेटिक पे अटैक करेगा, अटैक्स ऑन sp3 कार्बन एटम। ये sp3 कार्बन एटम पे अटैक करेगा जहाँ पे आप इसको एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लगा है। तो ये वाला जो है ये N, ये C, यहाँ पे 1 मिनट, ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl को इस वाले Cl को, ये वाले Cl को इस वाले Cl को ये रिप्लेस करेगा, यहाँ पे NC आ जाएगा। IBr एज इट इज रहेगा, वो एरोमेटिक रिंग पे है, एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होती, तो I और Br दोनों भी रिप्लेस नहीं होंगे, सिर्फ Cl रिप्लेस होगा जो कि एलिफेटिक पे है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है एज कम्पेयर टू आयोडीन एंड Br बॉन्ड विच इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आपको λ1 इंफ्रारेड दिया गया है, λ2 माइक्रो दिया गया है, λ3 एक्सरे दिया गया है, λ4 UV। तो हमें सीक्वेंस पता है इसका, हमें जनरली सीक्वेंस पता है रेडिएशन का कि सबसे जो कम होता है वो कॉस्मिक का होता है, कॉस्मिक से ज़्यादा ग्यामा का होता है, ग्यामा से ज़्यादा एक्सरे होता है वेवलेंथ, एक्सरे से ज़्यादा की वेवलेंथ UV की होती है, UV से ज़्यादा विजिबल की वेवलेंथ होगी, विजिबल से ज़्यादा आयर की वेवलेंथ होगी, आयर से ज़्यादा माइक्रो की वेवलेंथ होगी, माइक्रो से ज़्यादा रेडियो की वेवलेंथ होगी। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो λ1 हमने इंफ्रारेड के लिए बोला है, यहाँ पे λ1 बोला इंफ्रारेड के लिए, λ2 बोला माइक्रो के लिए, ये λ2 माइक्रो के लिए, एक्सरे के लिए बोला हमने λ3 और UV के लिए बोला हमने λ4। तो ये हमारा आंसर है कि λ3 से ज़्यादा
लैम्बडा 4 में होगा, लैम्बडा 4 से ज़्यादा लैम्बडा 1 में, लैम्बडा 1 से ज़्यादा लैम्बडा 2 में। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा फर्स्ट वाला, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आपको एक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसकी रिएक्शन आपको दी गई है। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच है एक्चुअली। ये प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको कोबाल्ट आयन डिटेक्ट करने की, यहाँ पे आपको येलो पीपीटी भी दिया गया है। येलो पीपीटी कोबाल्ट आयन का मिलता है सल्फाइड के साथ, जनरली उस नाइट्रो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कंपाउंड क्या हो सकता है, तो ओरिजिनल कंपाउंड यहाँ पे होगा एक्चुअली COS, दैट इज कोबाल्ट सल्फाइड। जब एक्वा रेजिया आप डालोगे इसके ऊपर, एक्वा रेजिया, तो ये बन जाएगा COCl2। अब COCl2 को आप जब रिएक्ट करोगे NO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये बन जाएगा एक यहाँ पे K3CO NO2 6 टाइम्स। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक नाइट्रो कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्चुअली येलो कलर का होता है। ये येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। तो ये हमारी रिएक्शन। तो आपको पूछा है कंपाउंड कौन सा था, कंपाउंड था कोबाल्ट सल्फाइड। ये एक्चुअली CTKT के लिए यूज़ होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज़ होता है लैब में, एसिडिक बेसिक रेडिकल के प्रैक्टिकल में। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21। फॉर द कंपाउंड MX2 ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज 65.6 व्हाइल नॉर्मल मोलर मास इज 164। ठीक है, फाइंड परसेंट डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है हमें। तो हमें एक सिंपल बात पता है, देखो MX2 एक कंपाउंड दिया गया है MX2, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, M2 प्लस ट्वाइस X माइनस मिलेगा। टोटल आयंस कितने बने, 3 आयंस, जो कि N वैल्यू होती है। हमें पता है डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू निकालने के लिए हमें I निकालना पड़ेगा। वी ऑल्सो नो दैट I वैल्यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास, दैट इज ऑब्जर्व्ड मास। मासेस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब नॉर्मल मास आपको दिया गया है उसका 164, और आपको मास दिया गया है ऑब्जर्व्ड मास, दैट इज एबनॉर्मल मास। इसको डिवाइड करना है 6, ये नॉर्मल मास को 164 को 65.6 से, तो ये आ जाएगा 2.5 कैलकुलेशन करने के बाद। ये मिल गई हमें I की वैल्यू, बट दिस I वैल्यू इज एक्चुअली 1 प्लस N-1 अल्फा होता है, जो कि वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5। लेकिन इसकी वैल्यू 1 प्लस N की वैल्यू यहाँ पे 3 आयंस है, तो हमें 3 डाल देंगे। 3 - 1 अल्फा इज इक्वल टू 2.5। दिस इम्प्लाइज दैट एक्चुअली 2 अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 अल्फा, ये 1 यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ये 1 प्लस है, इसको शिफ्ट कर दो माइनस हो जाएगा, तो ये 1.5 आ जाएगा। तो ये भी इम्प्लाइज करता है कि अल्फा इज इक्वल टू 0.75 होगा। दैट मीन्स अगर परसेंटेज की बात करें तो 75% ये होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 75%। तो परसेंट डिसोसिएशन निकालना है आपको, तो आपका आंसर आएगा 75 ओनली। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। ये एक्चुअल क्वेश्चन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है कि एक्चुअल क्वेश्चन इनसे थोड़े वैरी हो। हमारे जो ऑप्शन हमने यहाँ पे लिए ये ऑप्शन ना हो, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि सारे मेमोरी बेस्ड है। और ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट जब बताते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तब कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगला डिस्कशन लेके 28 जनवरी का। लेकिन तब तक आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है समझाने का मेथड अच्छा लगा है, नो डाउट हमारी जो आवाज़ वगैरह की तरफ जो टेक्निकल इश्यूज़ है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा जो भी हमारा मतलब हम कोशिश कर रहे हैं आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंचाने की। तो ये प्रयास आपको अगर आप अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके और आप उन्हें देख सकें। ठीक है, टिल देन बाय बाय।